वीडियो जो आपका बनाया गया था और स्वर को लेके मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ईओ का एग्ज़ाम है अब 26 नवंबर को, उसको आगे बढ़ाते हुए या उसको रखते हुए ईओ के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हम हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले मैंने स्वर के बारे में जो पहला टॉपिक है उसका 15 नंबर का, उसमें मैंने स्वर वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था और उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी उसमें। अब जो सेकंड वीडियो है वो हमारा व्यंजन को लेके है। व्यंजन को लेकर आपको पीछे दिख ही रहा होगा, व्यंजन हमने इसमें क्लियर किया है। मैंने इसमें लगभग 4 बुक है, 4 बुक का जो निचोड़ है और दूसरा जो अभी तक यूके से जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसमें देखने में चीज़ों को। तो देखते हैं व्यंजन के बारे में क्या क्या चीज़ें आती है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले जाता, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके लिए मैं लास्ट में यहाँ से थोड़ा सा हट जाऊँगा, फिर आप उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ और इसमें हम व्यंजन कवर करेंगे इसमें, ठीक है। व्यंजन में बहुत नॉर्मल, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। इस कारण क्या आपका 100 में से कम के 90 प्लस नंबर आए। हिंदी में आप इतना आराम से कवर कर सकते हो कि आप 80 प्लस 90 प्लस आप आराम से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे रखते हैं, जैसे दरोगा में 100 नंबर का हिंदी आता, तो मेरे जो पढ़ाए बच्चे थे और उनके लगभग लगभग 92 93 उन्होंने किए थे उसमें। इसी बेसिस में ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें। व्यंजन जो होता है बेसिक है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन बेसिक कैसे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन की विशेषता क्या होती है, व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी व्यंजन एक प्रकार से क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। परतंत्र मतलब गुलाम होते हैं, यानी अगर स्वर नहीं होंगे तो व्यंजन नहीं बोले जा सकते, ठीक है। तो चार्ट के अनुसार व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पूछा क्या गया। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, क से लेके प वर्ग तक, यानी क च ट त प। देखो यहाँ लिखा भी है क च ट त प। इसे हम कैचअप बोलते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको इस बारे में, क च ट त प, ठीक है, कैचअप। तो ये जो टोटल 25 होते हैं, क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण अण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, य को अणा कहते हैं। त थ द ध न प फ ब भ म। कई लोगों को ग य और अण का उच्चारण करना नहीं आता है, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन करने हैं। अगर आता है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। ग य और अण किसे कहते हैं। इसका आप सही उच्चारण करना हो तो आप 12 खड़ी बुक आती है, 5 या 10 रुपए की किताब आती है, उसे खरीद सकते हो। वहां से आपका इसका प्रोनाउंसिएशन आराम से मिल जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क से लेके प वर्ग तक होते हैं, क च ट त प, बस इतने स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसकी डिटेलिंग में आगे देखेंगे। इसमें क च ट त प में जो पंचम वर्ण होता है, यानी जैसे क में कहता है क ख ग घ ग, तो जो पांचवा वर्ण होता है च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये पंचम वर्ण होते हैं, इनको नासिक्य कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण क्या है, नाक से किया जाता है। इनको क्या कहते हैं, हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी और चीजें भी आएंगी, हम दोबारा बार बार इन पे घूम फिर के आते रहेंगे। तो दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इसमें अंतस व्यंजन है, ठीक है। अंतस व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो अंतस व्यंजन अपने आप में क्या है, थोड़ा सा एक अलग चीज रहती है। अंतस व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें जीवा, तालु, दांत, ओष्ठ, ठीक है ना। मतलब जिसमें जीवा, तालु, दांत, क्योंकि हम इसमें सब इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसमें अंतस में क्या क्या है, एक जीवा है यानी जीव, तालु है यानी जो ऊपर तालु होता है हमारा ऊपर वाला तालु, ठीक है, दंत और ओष्ठ, ठीक है। अंतस व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ के अपूर्ण स्पर्श, यानी इनको पूरा पूरा स्पर्श नहीं करते, हल्का सा स्पर्श करते हैं तब बोले जाते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, अंतस व्यंजन होते हैं। 4 चीजों का प्रयोग होता है अंतस में, जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ का प्रयोग, यानी उसमें जब इनका इन शब्दों को उच्चारण करते हैं तो क्या है, स्पर्श बहुत हल्का होता है, नाम मात्र का, उससे बहुत उच्चारण किया तुरंत बोले जाते हैं स्पीड में, ठीक है। तो अंतस व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, य र ल व, आपको दिख ही रहा होगा य र ल व। य र ल व में क्या होगा, जो य और व होते हैं, देखो इसमें मैंने दोनों इसको मिला रखा है आपस में, य और व, ये अर्धस्वर होते हैं, ठीक है ना। य और व को अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्यों उनको अर्धस्वर में काउंट किया गया है। य और व को अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि आपने संधि पढ़ी होगी, मतलब एग्जाम्पल इसका क्लैरिफाई करने के लिए, आपने संधि पढ़ी होगी यण संधि। आपको पता है संधि जो है 3 प्रकार की होती है, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इसमें दीर्घ संधि आता है,
ठीक है। दीर्घ संधि आता है, गुण संधि आता है, वृद्धि संधि आता है, यण संधि आता है, अयादि संधि आता है, ठीक है। इन 5 संधियों को पढ़ते हैं हम स्वर संधि के अंदर। यानी बेसिकली स्वर संधि का मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल स्वर का प्रयोग होगा, यानी स्वर आपस में मिलेंगे तब जाके क्या है नया कोई वर्ड बनेगा। तो ये स्वर संधि वाला पोर्शन आता है। तो य और वो आप अपने यण संधि में पढ़ा होगा। य कैसे बनता है स्वर संधि, यण संधि में य कैसे आता है, जब ई और बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो क्या है वो य बनता है, और ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग जब किसी भिन्न स्वर से होगा, स्वर मतलब जो भी स्वर लिखे हैं वहां पर वो बनेगा, इसलिए य और वो को क्या बोला गया है, अर्ध स्वर बोला गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो इस तरह से मैंने चार्ट बनाया है या आप ये चार्ट बनाओगे तो आपने एक बार पढ़ तो लिया, लेकिन आपको समझना है क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पेपर में वो, क्योंकि उसने सिंगल लाइन क्वेश्चन देना है आपको, उसमें क्योंकि हिंदी वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा ब्रीफली नहीं कर सकता उसको, तो उसको सिंगल लाइन क्वेश्चन देगा उसमें, तो आपको समझ में बोलेगा निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, ठीक है ना। अर्ध स्वर का मतलब क्या, उसमें आपको छोटा आ भी डाल देगा, उसको अर्ध स्वर में डाल देगा वो। तो आपको पता है कि स्वर जो होते हैं अपना में, स्वर अपना में मात्राएं होती हैं, वो अगर अर्ध नहीं हो सकती है, ठीक है, हमेशा कंप्लीट होती है। तो इसलिए य और व क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। दूसरा इसमें र, र को क्या है परकंपित या लुंठित कहते हैं, र, ठीक है, र से रस्सी, रा से राम, ठीक है ना। र को क्या कहते हैं प्रकंपित, प्रकंपित कंपन होना। लुंठित, लुंठित का मतलब क्या होता है कि जीव का जो अग्र भाग है वो हल्का सा बैंड हो जाता है बोलते समय र। तो कहने मतलब जो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो इतनी शुद्ध नहीं होती है, ना कभी हो सकती है। बेसिकली हिंदी कैसी है, एक अपभ्रंश भाषा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या है बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, सौर सैनी, ब्राह्मण वगैरह जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसमें कई हमारी क्या पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है, ठीक है ना। इसीलिए क्या जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है खासकर हिंदी में उतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन हमें व्याकरण पेपर पास करने के लिए पढ़ना है तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसमें विद्वान बनना तो आप हिंदी में पीएचडी कर सकते हैं। पेपर पास करना है, 100 नंबर का 20 नंबर का पेपर आ रहा है, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो र जो होता है वो लुंठित होता है, यानी जो हमारा जीभ होती है वो आगे जाके हल्का सा जो उसका नोक वाला पोर्शन बैंड होता है तब उसका उच्चारण करता है र, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ऊपर जो मसूड़े होते हैं उसमें भी लगता है, जैसे हम वक्त स्वर पढ़ेंगे नीचे लिखा है उसके अनुसार उसका नाम भी आएगा उसमें। और इसमें एक आता है पार्श्विक ल, ल को क्या कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ के दोनों किनारे के जो भाग होते हैं, जो दांतों के ऊपर रहते हैं किनारे के भाग, वहां पर हल्का सा क्या होता है, एक कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए ल को क्या है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल के उच्चारण में दोनों तरफ से आपकी हवा निकलनी चाहिए, यानी हल्का सा फील होना चाहिए कि हाँ वहां से हल्का ठंडा हुआ है। तो जिसको सही प्रोनाउंसिएशन आएगा उसको ठंडक फील होगी, जिसको नहीं आएगा वो 10 बातें कहेगा और नेगेटिव बातें कहेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता अगर लगती है तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको याद करना है कि लुंठित व्यंजन क्या होता है या फिर पार्श्विक व्यंजन क्या होता है तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सब प्रकार में आते हैं उसके। अगला जो आता है इसमें उष्ण व्यंजन आता है। उष्ण व्यंजन आपको पता है, उष्ण मतलब गर्मी जिनको बोलने में आपकी क्या है ऊर्जा निकलती है, श में आपको स लंबा जाता है। जैसे पहला श है दंती श, यानी जीभ आपके दांतों पे लगनी चाहिए, दंती श। तो आपका श पर जीभ लगा करो, फिर श को उच्चारण करो, आपका आएगा ताला पे श, जीभ तालू पे लगनी चाहिए ठ, ठीक है ना। अब मूर्धन्य श आपका क्या मुंह नहीं खुलना चाहिए, मुंह हल्का सा खुलना चाहिए शो, तो हमारा मूर्धन्य श होगा, जिसको कई लोग पेट फाड़ी सा बोलते हैं, कोई संजम वाली श, कोई कुछ बोलता है, इसको कोई सेब वाली श कहता है। और एक ह होता है वो भी उष्ण व्यंजन में आता है, लेकिन ह को हम कंठ कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो उष्ण व्यंजन तो सब पढ़ेंगे, लेकिन कंठ यानी ह कंठ भी होता है, ये आपको क्या है एक नई चीज रहेगी आपके लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़ते हैं, जो डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन रिजल्ट में आता भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है। व्यंजन के 3 भाग होते हैं, 25 क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 जो हो जाते हैं अंतस होते हैं, 4 क्या होते हैं हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं। इसका मतलब जो व्यंजन जो है मूल रूप से व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 होती है। कितनी होती है व्यंजन की संख्या 33 होती है। और ऐसे हमने स्वर पढ़े थे वो क्या होते हैं मूल रूप से 10 होते हैं, और स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 मानी गई है, टोटल स्वर 13 होते हैं, जिसमें अयोगवाक हम शामिल करते हैं। तो यह सेक्शन मैंने आपको पूरा करवा दिया। इसको आप दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो आप पॉज करके फिर से समझ सकते हो, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो चल ही रहा है आप उसको क्या देख रहे हो समझ में नहीं आया, आपको रुक के पॉज करके लिखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। अब व्यंजन के प्रकार है, क्योंकि इसमें सिलेबस में दे रखा है कि बोलने के अनुसार या वर्ण विचार के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे इसमें। तो यहाँ पर आएगा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है पता ना, बचपन से पढ़ो, लास्ट में था अक्षर तरह ज्ञान और श्र मतलब श्री वाला श्र।
अक्षा जो होता है किससे मिलके बनता है? क पे हलंत आएगा और मूर्धन्य श से अक्षा बनता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा आता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अक्षा किससे मिलके बनता है? क और श। आपने देखा अगर इंग्लिश में अक्षर लिखते हैं KSH लिखते हैं, हम KSH का यूज करते हैं, तो अक्षर क्या होगा? क यानी हलंत और मूर्धन्य श। त पे हलंत आएगा, र से मिलके बनेगा। तो अक्षर पेपर में हमेशा पूछते हैं, तो आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। थोड़ा कम से जाता है क्योंकि करना आसान है, त प्लस र, लेकिन हलंत लगेगा पहले वाले वर्ड में। ठीक है, जिसका यूज किया है त प्लस र। ज्ञ किससे बनता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है। ज्ञ बनता है ज प्लस य से। ठीक है ना, तो च छ ज झ य। जो ज्ञ किससे बनता है? च छ ज झ य, यानी जो च वर्ग है उसी में से बनता है। तो उसका ज आया तो उसका अंतिम पंचम वर्ण यानी या भी आ जाता है उसमें। तो ज प्लस या से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। और श यानी श्री, जिसको हम श्री लिखते हैं, श्री राम, श्री विष्णु, ये सब लिखते हैं, तो वो क्या है? तालव्य श प्लस र से मिलकर श बनता है। ठीक है, तालव्य श यानी याला, जिसको हम सर्जम वाली श कहते हैं, उसमें हलंत लगाना है और र से मिलकर क्या बनेगा? स्र बनेगा। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना, तो 33 और 4 आपके संयुक्त व्यंजन ले लो। ठीक है ना, 4 तो 6, 36 हो गए इसमें। तो कहने मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा, टोटल 52 होगा। कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको अभी कि व्यंजन टोटल क्या हमारे क्या होते हैं, वर्ण कितने होते हैं। तो 52 वर्णों की संख्या हम कैसे काउंट करते हैं वो यहाँ पर आएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 52 वर्ण होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आगे व्यंजन कंप्लीट होगा तब बताऊंगा, वो समय आ गया है। आगे आता है दूसरा आता है आगत व्यंजन के बारे में। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन, आगत मतलब होता है आया हुआ। कहां से आया हुआ? अरबी प्लस फारसी से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी इसमें एक हिंदी और फारसी वाला भी आएगा, तो कंफ्यूज ना हो। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? जो जिसका मतलब होता है आया हुआ, यानी बाहर से आया हुआ, जिसको हम अरबी प्लस फारसी में मिलता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करते, आगत व्यंजन में जो होता है उसके नीचे बाईं तरफ हम क्या करते हैं? बिंदी लगा देते हैं। इसको नुक्ता कहते हैं। अरबी में इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ऐसे फागत इस तरफ हम क्या लगा देते हैं? बिंदी लगाते हैं बाईं तरफ, इसको हम नुक्ता कहते हैं। तो जब किसी जैसे ज और फ को हम आगत व्यंजन मानते हैं, इनके अलावा और किसी को नहीं मानते हैं। और ज और फ में क्या करते हैं? हम जब बिंदी लगा देते हैं उसको नुक्ता कहा जाता है, उससे डिसाइड हो जाता है कि इसको क्या है? आगत के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो इनका उच्चारण करते समय नुक्ता का प्रोनाउंसिएशन ऐसा बेसिकली नहीं होता है, लेकिन केवल क्या है? बिंदी लगाने से पता लगता है कि अरबी फारसी का मिक्सर लिखा गया है। और ज और फ वो शब्द हैं जो क्या आगत व्यंजन के रूप में शामिल होते हैं। अब इसमें जो आता है, अब हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया ऊपर तक, क च ट त प, जो कैचअप वर्ड है ये, प्लस या वाला हुआ, प्लस तीनों श और ह, ये हमारे क्या बेसिक व्यंजन है। इन्हीं को हम क्या एक वेरीफाई करके, इसको और आइडेंटिफाई करके और क्लेरिफाई करके क्या करेंगे? हम इसमें और शब्द या और क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखेंगे। जैसे इसमें क्या आएगा? च छ ज झ, यानी च वर्ग है, उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि पीछे जब वीडियो एग्जाम हुआ था, कोई सवाल उसने पूछा था कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो ये में च छ ज झ, ठीक है, इसमें य नहीं आएगा, यहाँ जो पंचम वर्ण है वो नहीं आएगा। च छ ज झ क्या? स्पर्श संघर्षी। तो हमने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन पढ़ा, यहाँ पर संघर्षी नहीं पढ़ा। यहाँ हम क्या बता रहे हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं च छ ज झ को। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो मैंने लास्ट टाइम देखा था। और इसमें कई किताबों में लिखा है कि इसमें यहाँ भी काउंट होता है च छ ज झ, यानी पूरा च वर्ग जो होता है वो स्पर्श संघर्षी होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कामता गुरु ने च छ ज झ यहाँ तक लिखा है, च छ ज झ तक लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लिखा नहीं यहाँ पर। लेकिन दो अन्य जो किताबें हैं जो आजकल मार्केट में चलती हैं, या फिर जो अच्छे जो राइटर किताबें हैं, उनमें यहाँ को भी स्पर्श संघर्ष में काउंट किया गया है। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि जो च वर्ग है वो पूरा क्या स्पर्श संघर्षी माना जाएगा। इसके बाद जो आता है ड, ड पे बिंदी, ढ पे बिंदी, इसको कहते हैं उच्छिष्ट कहते हैं, संकर वर्ण भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ड पे बिंदी, जैसे ड से डमरू, ढा से ढपली होता है। अब ड के नीचे जैसे पहाड़ लिखेंगे, पहाड़, तो ड का उच्चारण क्या हो जाता है? अड़ हो जाता है। ठीक है, उसे पहाड़ नहीं बोलते, पहाड़ नहीं बोलते, पहाड़ बोलते हैं। जैसे ढ से ढक्कन होता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन आप पढ़ाई कर, पढ़ा, अड़ा आ जाता है उसमें, तो अड़ा का उच्चारण होता है वो क्या होता है? बिंदी जब आती है ड ढ पे, तो उसे क्या कहते हैं? उसके बहुत सारे नाम है, उसमें सबसे फेमस नाम है द्विगुण व्यंजन। यानी एक व्यंजन है ड और ढ, उसके दो गुण आ रहे हैं, यानी जब पहाड़ लिख रहे हैं तो अड़ा का आ रहा है, अढ़ा, दो उच्चारण उसके आते हैं। ठीक है ना, और ये क्या होता है? हिंदी प्लस फारसी। द्विगुण व्यंजन का मीनिंग क्या होता है? जो हिंदी और फारसी से मिलकर बना है उसे द्विगुण कहते हैं।
देखो यहाँ पे हमने अरबी फारसी में क्या बिंदी लगाई थी, लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई थी। यहाँ पर हम क्या बिल्कुल व्यंजन के नीचे लगा रहे हैं, ठीक है ना, व्यंजन के नीचे लगाया जा रहा है। तो सीधे सीधे मतलब ये क्या होगा, द्विगुणे हिंदी और फारसी में आएगा। जब नुक्ता के रूप में लगाएंगे साइड से तो क्या जाएगा, नॉर्मल हमारा क्या कहलाएगा, आगत व्यंजन कहलाएगा। तो ड़ और ढ क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन, मतलब द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन, संकर व्यंजन या वर्ण ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं इसको, ठीक है, ड़ और ढ को। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। द्विगुण व्यंजन में हिंदी और फारसी, एच एंड एफ लिखा मैंने यहाँ पर, तो वो आपको दिखाई देगा हिंदी और फारसी के मिक्स को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। अमानक वर्ण भी होते हैं कुछ। अमानक वर्ण में क्या आता है, ज और फ, यानी झा से झंडा, भा से भारत। तो झा को जब इस तरह से क्या फा बना देते हैं, भा पे हम इस तरह से क्या है, डंडी है, काव की डंडी होती है, इस तरह की डंडी लगाते हैं, झ और फ। तो ऐसे आपने बहुत सारे संस्कृत में देखे होंगे वर्ड, या फिर एनसीईआरटी की बुक में हिंदी होती है, वहां पर झ और भा को इस तरह यूज किया जाता है। या फिर आपने मोबाइल में जब आप कभी लिखते हो और हिंदी का कोई फॉन्ट है, उसमें भी इस तरह के वर्ण आते हैं, इनको अमानक वर्ण कहते हैं हिंदी भाषा में। यानी हिंदी व्याकरण में जब झा पे इस तरह की पूंछ लगाई जाती है और भा पे इस तरह आगे से क्या है एक पूंछ लगाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अमानक वर्ण कहते हैं। अमानक वर्णों की संख्या कितनी है व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में व्यंजन कहता है 2 है, झ और फ, झ और भ, झा से झंडा, भा से भारत। उसके बाद आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो ह को कहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था ऊष्म संघर्षी जो ह है, इसमें ऊष्म व्यंजन में आता ही आता है, और इसको कंठे भी कहते हैं, लेकिन ह को क्या है, ऊष्म संघर्षी में काउंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ क्या था, स्पर्श संघर्ष, देखो च छ ज छ क्या था, स्पर्श संघर्षी था, ह यहाँ पर क्या है, ऊष्म संघर्षी हो गया। तो जो ये वर्ड है ना, संघर्षी, स्पर्श, ऊष्म, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लियर होकर बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि ह ऊष्म, क्योंकि ऊष्म तो है, हमने पढ़ा यहाँ पर कंठ से बोला जाता है, कंठ से जब कोई चीज हम बोलते हैं उसमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कहने मतलब ह में क्या है, ऊष्म संघर्षी, स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं इसको, और काकल्य वर्ण भी कहते हैं ह को, ठीक है ना। वर्त से व्यंजन व अद त अद श, स कौन सा, मूर्धन्य श, और या के ऊपर रा की मात्रा, वर्त से व्यंजन। वर्त से व्यंजन क्या होते हैं, स ज र ल न, और इन सब पे हलंत आएगा। वर्त से व्यंजन का मीनिंग क्या होता है कि जिन शब्दों को बोलने में दांतों के ऊपर के जो मसूड़े होते हैं उनमें जब जीभ लगती है उसको वर्त से व्यंजन कहते हैं। और वो वर्त से व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चिपक के लगेंगे तब बोलेंगे, हल्का सा टच करते हैं दांतों के ऊपर, जो हमारे क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं। यानी कि अगर आपको क्या है दंतिशा का उच्चारण करना है, तो आपको क्या है, अपनी जीभ को मसूड़ों पे हल्का सा टच करना पड़ेगा, दांतों पे नहीं, ठीक है ना। अब उसमें हलंत लगेगा, यानी आधा शाह। हलंत मतलब क्या होता है, आधा शाह। ज पे अगर हलंत लग गया तो आधा शाह, र पे हलंत लग गया तो आधा र, ल पे हलंत लग गया तो न। तो वर्त से व्यंजन में हम क्या हलंत का यूज करते हैं, और स ज र ल न, अगर आप इसको स्पीड से अगर इसका उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके उच्चारण में मसूड़ पे हमारी जीभ लगती है, इसको वर्त से व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्त से व्यंजन की परिभाषा होगी। संघर्षित ध्वनियां क्या होती हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा एक नया है, ये मैंने नया ऐड किया है, एक नई बुक है उससे देखा था, संघर्षित ध्वनियां कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। अब आपको यार संघर्ष हर जगह आ रहा है, इस पर संघर्ष आया, उसमें संघर्ष आया, अब संघर्षित ध्वनियां आ रहा है। तो ये जो होती है ख ख ज ख ग ज फ और वो, ठीक है, ये याद करने वाली चीज है, 3-4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। ये क्या है, संघर्षित ध्वनि है, ख ग ज फ और वो। ख ख ग, ख और ग एक साथ आता है, और ज और फ भी एक साथ आता है, ठीक है। च छ ज झ य, और उसके नीचे दूसरा वाला पोर्शन है फ आ जाता है, प फ ब भ म। देखो च छ ज, प फ ब म, ठीक है ना। तो ये तो क ग ज फ और व, ये हमारे क्या है, संघर्षित ध्वनि है। तो ये वाला सेक्शन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस वाले जो मैं आपको अभी समझा रहा था, इसमें आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। और सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, लिख के याद करो, जितना आप लिखोगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। अब हम इसमें आते हैं अल्पप्राण महाप्राण, क्योंकि सिलेबस में दिया था कि उच्चारण ध्वनियों के आधार पर आप क्या स्वर व्यंजन की व्याख्या करो। तो स्वर हमने पीछे पढ़ा था, आप सामने सब हमने पढ़ा था, जीभ की मात्रा, जीभ के उच्चारण के आधार पर, ये सब हमने पढ़ लिया था। ऐसे व्यंजन में भी क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक मात्रा के आधार पर होती है, और एक कंपन के आधार पर होती है। तो व्यंजन जो मात्रा के आधार पर होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, नाम से समझ में आ रहा है। अल्पप्राण मतलब जिसमें कम हमें ताकत लगानी पड़ती है, अल्पप्राण होता है, और जिसमें हमें अधिक मात्रा लगानी पड़ती है महाप्राण, यानी हमारे प्राण ज्यादा लगते हैं उसमें, यानी सांसें हमारी अधिक लगती हैं। तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है
कि जैसा आपको पता है कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, क च ट त प, यानी क ख ग घ ङ च छ ज ञ। अगर हम इसे पढ़े यहाँ पर तो आपको समझ में, अल्प प्राण में क्या होता है 1 3 5 होता है, यानी 1 में क्या आएगा क, 3 में क्या आएगा ख छोड़ देंगे ग, ठीक है ना। फिर 5 में पंचम वर्ण आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो अल्प प्राण जो पंचम वर्ण है हमारा किसमें, अल्प प्राण में आएगा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे क, फिर खा छोड़ देंगे ग घ ग लिख देंगे हम यहाँ पर। यानी अल्प प्राण क्या होते हैं, एक 1 3 5, ऐसा आपको पूरा क च ट, ये केवल 25 वर्ण के लिए होगा, 25 वर्ण के लिए होगा। और लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना य र ल व, बस, क्योंकि आपको ये भी है ना, हमारे पांचों 25 वर्ण ये हो गए, य र ल व ये हो गए, तीनों श ह, यानी हमारे 33 वर्ण है, उनको अल्प प्राण महाप्राण में बांटा गया है। तो अल्प प्राण में क्या होंगे, अगर शुरू के 25 लेंगे हम उसमें, तो उसमें हमारे क्या आएगा 1 3 5 वाले आएंगे, यानी 1 3 5 का मतलब क्या है, क ग और ग। ऐसे अगर हम च पढ़ेंगे, च छ ज और इसमें झ य आ जाएगा, इसमें पंचम 1 3 5 वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, जो इसमें लास्ट वाला आएगा, ये सेकंड वाला अंतस में, इसमें क्या आएगा य र ल व आ जाएगा इसमें। तो य र ल व किसमें आएंगे, अंतस में आ जाएंगे। तो ठीक है, इसमें देखो सेकंड वाला भी इसमें आ गया। अब इसमें क्या लास्ट, इसमें 11 और लेने के बाद इसमें चीजें छोड़ दी इसमें, इस बार इसमें महाप्राण में आएगा, इसमें हम क्या 2 और 4 रखेंगे, यानी 1 3 5 में क्या बच गया 2 और 4 बच गए, टोटल 5 होते हैं ना, तो 2 और 4 बच गया, तो इसमें तीनों श और ह आ जाएंगे, ठीक है। तीनों श, तालव्य श, दंती श, मूर्धन्य श और ह, ये हमारे क्या महाप्राण में आ जाएगा, ठीक। तो कहने मतलब अल्प प्राण महाप्राण मात्रा के आधार पर क्या है, हमारे व्यंजन क्या है, 2 प्रकार के हैं। इसमें क्या है, हमारे 33 वर्ण हमने पूरा काउंट किए अल्प प्राण महाप्राण में। महाप्राण में हमारे 2 और 4 काउंट हो जाएगा, जो बचेगा इसमें से बचेगा क्या हमारा ख और घ पहले वाले में। ऐसे आपको पूरा क्या है क च ट त प में करना है, और लास्ट में क्या है तीनों श और ह आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे कंपन के आधार पर क्या होगा, अघोष और सघोष होगा। अघोष मतलब जो बचता नहीं है, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होता है। सघोष और घोष एक ही बात होती है। आपको इसमें सबसे पहली चीज क्या याद करनी है कि अघोष यानी और जो नेगेटिव वाला वो पहले आएगा, और सघोष यानी घोष वो बाद में आएगा। इसमें जो जैसे मैंने ये 1 3 5 और 2 4 बताया, यहाँ पर क्या है केवल सिर्फ सीक्वेंस है। जैसे हम लिखते हैं ना क ख ग घ ग, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 शुरुआत में आएगा अघोष में, और 3 4 5 किसमें आएगा, सघोष में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है इसमें मतलब वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें फिर वही हम क्या है 33 वर्ड में से हम क्या है अघोष में क्या है तीनों श और इसमें छोटा आ भी आ जाएगा। ये मैंने पिछले बार आपको स्वर में बताया था कि तीनों श यानी तालव्य श, दंती श, मूर्धन्य श इसमें आ जाएगा, और इसमें सघोष या घोष में क्या है सभी स्वर आएंगे प्लस य र ल व और ह। देखो अल्प प्राण में क्या य र ल व यहाँ पर था और ह यहाँ पर था, यानी अल्प प्राण में य र ल व आता है, महाप्राण में ह आता है। यहाँ पर क्या आता है य र ल व जहाँ अल्प प्राण वाला था और महाप्राण का ह यहाँ पर इन्होंने एक साथ काउंट कर लिया, और तीनों स और अ यहाँ पर क्या है रह गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या मात्रा और कंपन के आधार पर व्यंजन के बारे में था। और इसके बाद टोटल हमने काउंट करते हैं यहाँ पर कि 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, और 2 द्विगुण होते हैं, और 4 संयुक्त होते हैं। इन सबको मिलाओगे तो 52 व्यंजन हो जाएंगे। तो अब तक हमने पढ़ा इसमें, यानी स्वर मैंने कंप्लीट कर लिया था पिछली बार, व्यंजन हमने भी कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल हमने 52 वर्ड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यही आपके पेपर में आएगा, और इसको लेके जो भी क्वेश्चन वगैरह कुछ बनेंगे तो उसका मैं आपको एक पेपर बनाऊंगा उसमें जल्द से जल्द, उसमें आपको फिर करना पड़ेगा इसमें। और अगले वीडियो में क्या रहेगा इसमें कि जो भी हमने अब तक पढ़ाई करी है, या फिर जो उसके बाद हिंदी में ईयू के एग्जाम में जो हिंदी आनी है उसका हम सेकेंड टॉपिक उठाएंगे इसमें से। इसमें अभी अयोगवा और विराम चिन्ह भी है, तो ये मैं जल्दी दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।